हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। कंटिन्यू करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर 1 अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम के हैं उनको कर लेते हैं। इसके बाद हम करेंगे एसएससी जेईई के क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने चैप्टर 1 कवर किया है। यदि इसको कंप्लीट आप नहीं देखें तो ऐप में सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, और खुद के शॉर्ट नोट्स बना के रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद इस वीडियो को देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच इनेबल्स इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस। लिक्विड की उस प्रॉपर्टी का नाम बताओ जो कि टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सकती है। वो क्या होता है? लिक्विड की उस प्रॉपर्टी का नाम बताओ जो टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सकती है। सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, कंप्रेसिबिलिटी, विस्कोसिटी। ये आपका होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। डिटेल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस किए गए हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। इसको आप निकाल भी सकते हैं, कैसे कैसे इसकी यूनिट आती है। न्यूटन मीटर आएगा ना, न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मीटर है तो न्यूटन अपान मीटर आ जाएगा, न्यूटन अपान मीटर आ जाएगा। और इसका आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। डायमेंशन में क्या होता है? M/L/T-2 होता है न्यूटन का, और m का l है तो अपना आ जाएगा M/T-2 आ जाएगा डायमेंशन। तो लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन, जो कि सरफेस एरिया को मिनिमाइज करती है और टेंसाइल स्ट्रेस लगता है। ठीक है, कैपिलरिटी क्या होता है? कैपिलरिटी कुछ ऐसा होता है कि एक आप किसी ट्यूब को किसी कंटेनर में इंसर्ट करते हैं, चाहे वो आपका मरकरी हो कंटेनर के अंदर, चाहे वाटर हो, तो कई बार कैपिलरी राइज होता है, कई बार कैपिलरी फॉल होता है। ठीक है, कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। क्या होता है गाइज? H बराबर आता है 4 सिग्मा काफ थीटा पान रो जी डी, यही होता है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? जिसको आप कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/k। कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बीटा यानी कंप्रेसिबिलिटी के यानी होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k होता है ना कि डायरेक्टली, ध्यान में रखिएगा। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी होती है जो लिक्विड को फ्लो होने से रोकती है। लिक्विड को फ्लो होने से रोकती है। दो टाइप की विस्कोसिटी होती है, एक होता है डायनेमिक विस्कोसिटी, दूसरा होता है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? पॉइस होती है। डायनेमिक विस्कोसिटी यूनिट पॉइस होती है। काइनेमेटिक की स्टोक होती है। काइनेमेटिक की स्टोक होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए हर एक टर्म की, क्योंकि आपने चैप्टर 1 को कवर कर लिया है। देखिए चैप्टर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अ फ्लूइड हुज विस्कोसिटी चेंजेस विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। उस फ्लूइड का नाम बताओ जिसकी विस्कोसिटी चेंज होती है जैसे जैसे डिफॉर्मेशन होता है। वो क्या होता है? विस्कोसिटी चेंज हो रही है विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। वो क्या होगा भैया? न्यूटोनियन फ्लूइड होगा, लेमिनार फ्लो होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। कौन सा फ्लूइड होगा? आपको पता है कि न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है? देखो, न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है? शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, क्या होता है? रेट ऑफ डिफॉर्मेशन डी थीटा अपॉन डी टी, यही होता है, या फिर डी यू अपॉन डी वाई कर सकते थे। यही होता है आपका न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये कहता है कि भैया यदि आपको इनलेट के टाइम पे जो विस्कोसिटी थी ड्यूरिंग द फ्लो, विस्कोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, वो आपका होता है न्यूटोनियन फ्लूइड। लेकिन यहाँ पर आप बोल रहे हैं विस्कोसिटी चेंज हो रही है। जब विस्कोसिटी चेंज हो रही है तो वो फ्लूइड आपका क्या होगा? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। कौन सा फ्लूइड होगा? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, यानी विस्कोसिटी चेंज नहीं होती, न्यूटोनियन फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड जिसका डिफॉर्मेशन के साथ विस्कोसिटी चेंज होती है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। ठीक है, लेमिनार फ्लो क्या होते हैं? जो रेगुलर पाथ में ट्रेवल करते हैं, रेगुलर पाथ में ट्रेवल करते हैं। और आपके जो ये होते हैं टर्बुलेंट फ्लो, ये इरेगुलर पाथ में ट्रेवल करते हैं। आगे आने वाले चैप्टर में इनको देखेंगे। तो क्वेश्चन 2 का जो आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है भैया। द स्ट्रेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेनिंग वाटर इन अ कैपिलरी ट्यूब, द फ्री वाटर सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी इन विच द कैपिलरी ट्यूब इज इन्फर्टेड इज कॉल्ड। क्या होगा भैया इसका बताइए? द स्ट्रेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेनिंग वाटर इन कैपिलरी ट्यूब। जैसे इस कंटेनर में वाटर भरा हुआ है, इस कंटेनर में वाटर भरा हुआ है,
ये इसका क्या है, फ्री सरफेस है। अब आपने क्या किया, आपने कोई कैपिलरी ट्यूब इन्फर्ट किया, आपने कोई कैपिलरी ट्यूब इन्फर्ट किया। जब आप कैपिलरी ट्यूब को इन्फर्ट करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, वाटर इसमें मान लो राइज कर जाता है, वाटर राइज कर गया, वाटर यहाँ तक राइज कर गया, वाटर का लेवल आपका इस वाले लेवल पे था, फ्री सरफेस था, वाटर यहाँ तक राइज कर गया। तो जो वाटर ऊपर तक चढ़ गया है इसको बैलेंस कौन करता है, इसको बैलेंस कौन करता है, कैपिलरी टेंशन यानी सरफेस टेंशन बैलेंस करता है। ये कौन बैलेंस करता है, सरफेस टेंशन बैलेंस करता है। ये पूछा कि द स्ट्रेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेनिंग वाटर इन कैपिलरी ट्यूब, द फ्री वाटर सरफेस ऑफ द बॉडी इन विच द कैपिलरी ट्यूब इज इंसर्टेड। एक कंटेनर में पानी भरा हुआ था, इसमें आपने कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट किया तो वाटर ऊपर चढ़ गया। इस वाटर को रोकने के लिए जिम्मेदार कौन है, सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर क्या आप टिक करेंगे, कैपिलरी टेंशन, कैपिलरी टेंशन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पास जो राइज हुआ है, जो वाटर इतना राइज हुआ है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, H बराबर होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपान रो जी डी। इसका डेरिवेशन मैंने करवाया था, सिंपल सा होता है, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपान रो जी डी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। जो सरफेस टेंशन होता है वाटर का क्या होगा, बढ़ेगा क्या, टेम्परेचर को यदि हम डिक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा। क्या पूछ रहा है कि यदि हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा। डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को यदि हम डिक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर करेक्ट होगा, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एक्चुअली कोहेजन की वजह से भी होता है, कोहेजन की वजह से। यदि आप सोचो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड विल ब्रेक, बॉन्ड विल ब्रेक। जब बॉन्ड टूटेंगे तो कोहेजन फोर्स कम होगा। क्या होगा भैया, कोहेजन फोर्स कम होगा। कोहेजन फोर्स क्या होता है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, है ना, वो कोहेजिव फोर्स होते हैं। तो अब सोचो वाटर है, पानी में पानी के मॉलिक्यूल हैं, उसके अंदर पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच से अट्रैक्टिव फोर्स है, तो आपका कोहेजिव फोर्स हो गया सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो बॉन्ड क्या होंगे, टूट जाएंगे, बॉन्ड टूटेंगे तो कोहेजिव फोर्स कम होगा। अब सोचो कोहेजिव फोर्स कम होगा तो सरफेस टेंशन कम होगा ना, सरफेस टेंशन कम होगा। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा भैया, सरफेस टेंशन क्या होगा, कम होगा। यदि आप टेम्परेचर कम करोगे, यदि आप टेम्परेचर कम करोगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा, बढ़ेगा, सरफेस टेंशन कम बढ़ेगा क्योंकि कोहेजिव फोर्स ज़्यादा रहेगा वहाँ। तो इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो बढ़ेगा। अच्छा, प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पे कुछ नहीं होता क्योंकि जो लिक्विड होता है वो कंप्रेसिबल फ्लूइड नहीं होता, इनकम्प्रेसिबल होता है, तो रिमेन सेम, सेम ही रहेगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, मतलब आपके पास फ्लूइड है, फ्लूइड में चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, तो मास अपॉन वॉल्यूम ये क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। आपने डेंसिटी बराबर पढ़ा था ना, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मास डेंसिटी, क्या हो जाएगा, मास डेंसिटी। यूनिट क्या होती है, किलोग्राम अपान मीटर क्यूब, किलोग्राम अपान मीटर क्यूब होता है। ठीक है, विस्कोसिटी क्या होती है भैया, विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है। ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी को म्यू से लिखते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से लिखते हैं। तो न्यू बराबर क्या होता है, म्यू अपान रो, न्यू बराबर होता है म्यू अपान रो, दैट इज नोन एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, स्टोक होती है, डायनेमिक की अपनी होती है ट्वाइस, ट्वाइस। स्पेसिफिक वेट क्या होता है और वेट डेंसिटी क्या होता है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट डेंसिटी क्या होता है, फटाफट मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे दूं, 1 मिनट के मैं आपको टाइम देता हूं, तो आप लोग बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी के बारे में। बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको ना इनके बारे में। अब ये छोटे छोटे चीज़ें बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको,
खुद को ही पता होना चाहिए। स्पेसिफिक वेट, वेट डेंसिटी या फिर यूनिट वेट, ये क्या होते हैं? देखो मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इस वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट, आप चाहे लिख लो स्पेसिफिक वेट, चाहे वेट डेंसिटी, चाहे आप लिख लो यूनिट वेट। यूनिट वेट क्या होता है? यूनिट वेट गामा इज इक्वल टू होता है आपका वेट ऑफ सब्सटेंस अपन वॉल्यूम, वेट ऑफ सब्सटेंस अपन वॉल्यूम। तो मास अपन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? रो, रोजी। गामा बराबर क्या आ जाएगा आपका? रोजी आ जाएगा। गामा बराबर क्या आ जाता है? रोजी। इसकी यूनिट आप निकालेंगे तो न्यूटन पर मीटर क्यूब आती है, न्यूटन पर मीटर क्यूब, वो मैंने आपको बता रखी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपान डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, या स्टैंडर्ड फ्लूइड में वाटर लेते हैं और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और एयर की डेंसिटी कितनी होती है? 1.21 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये चीज़ें मैंने बता रखी है आपको। इन फ्यूजियर सिस्टम द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, बताइए इसका डेरिवेशन भी मैंने करवाया था यूनिट के बारे में। क्या पूछा? फ्यूजियर सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम में यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज स्टोक, स्टोक होती है। ठीक है, तो भैया 1 स्टोक इज इक्वल टू कितना होता है? 1 स्टोक इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर सेकंड, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर सेकंड। अच्छा आप ये बताओ, मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती थी? न्यूटन सेकंड अपान मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड अपान मीटर स्क्वायर होता था। न्यू बराबर क्या होता है? म्यू अपान रो होता है। न्यू बराबर म्यू अपान रो। इसको सॉल्व करिएगा, मैं सब कुछ बता रखा हूँ पहले से, अभी नहीं बताने वाला। ये क्या आएगा? मीटर स्क्वायर अपान सेकंड आता है, मीटर स्क्वायर अपान सेकंड आता है। अब आप इसको कन्वर्ट करके फ्यूजियर सिस्टम यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर अपान सेकंड हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर अपान सेकंड हो जाएगी। 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो अपना कितना हो जाएगा? ये आपका न्यू बराबर हो जाएगा 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर अपान सेकंड। तो ये आपका 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर अपान सेकंड। ये आपका 1 स्टोक होता है। 1 स्टोक इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर अपान सेकंड, यही आता है 1 स्टोक बराबर। अच्छा 1 पाइप कितना होता है? 1 पाइप आपका होता है 0.1 पास्कल सेकंड। ये सब चीज़ें मैंने बता रखी है आपको। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाइप इज द यूनिट ऑफ, पाइप किसकी यूनिट होती है भैया? मास डेंसिटी की नहीं होती। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की तो अपना स्टोक हो जाता, भी आपने देख लिया। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? डी थीटा अपान डी टी, ये अलग चीज़ होता है। विस्कोसिटी होगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगा आपका? इसको बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक को एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोल देते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी बोल देते हैं। इसका यूनिट पाइप होता है, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ कैपिलरी राइज? कैपिलरी राइज का एक्सप्रेशन क्या होता है? कैपिलरी राइज हो चाहे कैपिलरी फॉल हो, दोनों का एक्सप्रेशन सेम ही होता है। क्या होता है? H बराबर होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपान रो जी डी, यही वाला आता है। अब इसमें देखिए क्या कर सकते हैं अपन, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपान रो जी डी। यदि आपने ऐसा किया है, ये आप कंटेनर है, ये कोई आपने जो ट्यूब डाली है ग्लास की ट्यूब है, यहाँ वाटर भरा हुआ है, ग्लास की ट्यूब है और वाटर भरा हुआ है। उस केस में ग्लास की ट्यूब है वाटर है, तो थीटा बराबर कितना होता है? 0 डिग्री होता है। तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। तो H बराबर 4 सिग्मा रो जी डी आ जाएगा, 4 सिग्मा रो जी डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर आ जाएगा, 4 सिग्मा रो जी डी आ जाएगा। ठीक है, 4 सिग्मा रो जी डी आ जाएगा। अच्छा अब आप अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग एंगल होते हैं ना। केरोसिन की रहता मान लो, है ना, आपका ग्लास होता अंदर केरोसिन डली होती, तो थीटा बराबर 26 डिग्री आता। ठीक है, मान लो अंदर मरकरी डली है कंटेनर में और एक ग्लास की ट्यूब है, तो 128 डिग्री होता। ये एंगल होते हैं। कैपिलरी राइज के बारे में आई होप आप समझ में आ गया होगा। कैपिलरी राइज, यहाँ पे एक चीज़ और पता चल गया कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d होता है। यदि डायमीटर कम होगा तो कैपिलरी राइज ज़्यादा होगा, यदि ट्यूब का डायमीटर ज़्यादा होगा, यानी यहाँ देखो यहाँ पर ऐसे रिलेशन बन रहा है ना, H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि डायमीटर मान लो ज़्यादा है तो राइज कम होगा,
डायमीटर कम है तो राइज ज़्यादा होगा, कैपिलरी राइज, ठीक है। अ फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैविंग नो विस्कोसिटी, उस फ्लूइड का नाम बताओ जो इनकम्प्रेसिबल है, कोई विस्कोसिटी नहीं है। विस्कोसिटी क्या उसमें 0 है, कोई विस्कोसिटी नहीं है, मतलब ऑटोमेटिक ही फ्लो हो रहा है, स्पीड से फ्लो हो रहा है। वो आपका क्या होता है, आइडियल फ्लूइड होता है। आइडियल फ्लूइड होता है जिसके अंदर मतलब क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, विस्कोसिटी भी कुछ नहीं है, ठीक है, वो आइडियल फ्लूइड होता है। आइडियल फ्लूइड के अंदर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसका जो बल्क मॉडुलस होता है वो आपका जो इनफाइनाइट होता है। बल्क मॉडुलस यानी के की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होता है, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल कंप्रेसिबल होता ही नहीं है, तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें फेयर स्ट्रेस 0 होता है। कैफे 0 होता है, टाउ बराबर क्या होता है, म्यू डी यू अपान डी वाई। जब विस्कोसिटी 0 होगी तो फेयर स्ट्रेस क्या होगा, 0 होगा। प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता नहीं नेचर में, ठीक है, प्रैक्टिकली नेचर में एग्जिस्ट करता नहीं है। अब इसके बारे में यही इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखिए आइडियल फ्लूइड के बारे में। जो रियल फ्लूइड होता है वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है नेचर में। अ फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैविंग नो विस्कोसिटी, उस फ्लूइड का नाम बताओ कि जो कि इनकम्प्रेसिबल होता है, कोई विस्कोसिटी नहीं होती, तो भैया वही आपका होता है आइडियल फ्लूइड होगा, वो आपका आइडियल फ्लूइड होता है, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकंड अपान मीटर स्क्वायर। अभी मैं निकाल के आपको बताया था, न्यूटन सेकंड अपान मीटर स्क्वायर कैसे, टाउ बराबर क्या होता है, म्यू डी यू अपान डी वाई होता है, ठीक है, डी यू अपान डी वाई होता है। टाउ को क्या होता है, शेयर स्ट्रेस है ना, तो न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर हो जाएगा। म्यू डी यू क्या है, वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकंड। डी वाई क्या है, 1 अपान बाई, लेंथ है ना, मतलब डिस्टेंस है, तो मीटर में आ जाएगा, कट जाएगा यहाँ से, ये आपका आ जाएगा न्यूटन सेकंड अपान मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, ये तो आपका होता है 1 अपान के बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सारी चीज़ें मैंने डेप्थ में करवा रखी है आप लोगों को। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, नहीं होता भैया। शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी, नहीं होता। शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ये भी नहीं होता। शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, जो कि शेयर स्ट्रेस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, ये बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और ये आपको जो डी थीटा अपान डी टी होता है, ये आपका होता है डी यू अपान डी वाई के बराबर, ठीक है। ये आपका क्या है, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, और ये क्या है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द ट्रांसफर डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो डी नंबर करेक्ट होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट के होता है, याद रखिए। 12वां नंबर का जो क्वेश्चन है ना, उसका ऑप्शन डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही शानदार है, पढ़ के आंसर बताइए। क्या लिखा है, 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट हैं जो कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई हैं। द स्पेस बिटवीन देम बीइंग फिल्ड विथ आयल ऑफ वेलोसिटी विस्कोसिटी 10 पॉइंट। इफ द अपर प्लेट इज मूव्ड विथ अ विस्कोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, द शेयर स्ट्रेस इन द आयल वुड बी। देखो ये आपके 2 प्लेट हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है, दूसरी हॉरिजॉन्टल प्लेट है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कुछ ऐसा है, अंदर आयल भरा हुआ है, इसके अंदर ये आयल भरा हुआ है, ठीक है, इन प्लेट के बीच में, जिसकी जो विस्कोसिटी है वो आपकी 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट इसकी विस्कोसिटी है, ठीक है। ऊपर वाली जो प्लेट है वो मूव कर रही है, वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। अब ये जो इनकी डिस्टेंस है ना, ये जो रखी है, जो इनकी डी वाई है वो 2 सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा है शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस क्या होता है, पता है शेयर स्ट्रेस, टाउ बराबर म्यू डी यू अपान डी वाई, वही होता है, टाउ बराबर म्यू डी यू अपान डी वाई। अब यहाँ पर देखिए टाउ, टाउ यानी शेयर स्ट्रेस,
म्यू कितना है आपका 10 है, 10 आपका म्यू है। मैं समझाता हूँ कि एक पाइप इक्वल टू कितना होता है, 1 पाइप इक्वल टू होता है 0.1 न्यूटन सेकंड अपान मीटर स्क्वायर। तो 10 पाइप यानी कितना हो जाएगा, 10 पाइप में कितना हो जाएगा, आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 न्यूटन सेकंड अपान मीटर स्क्वायर आएगा। 0.1 इंटू 10 करिए, कितना आएगा, कर लीजिए, इतना आ जाएगा आपका 1 न्यूटन सेकंड अपान मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए म्यू की वैल्यू तो 1 आ गई, डी यू कितना है, वेलोसिटी कितनी है आपकी 2 है, डिस्टेंस कितना है 0.02 मीटर है। तो आपका जो टाउ आएगा ये अपना हो जाएगा 200/2, 200/2 यानी 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत शानदार है। 2 प्लेट हैं, पहली वाली जो प्लेट है मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड से, दूसरी वाली प्लेट स्टैटिक कंडीशन में होगी, कुछ लिखा नहीं है इसमें, स्टैटिक कंडीशन मानेंगे अपन। अंदर आयल भरा हुआ है 2 प्लेट के बीच में, जिसकी विस्कोसिटी 10 पाइप है। तो 10 पाइप है मतलब कितना 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर मैंने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, शेयर स्ट्रेस पूछा था, फार्मूला हमें डायरेक्टली याद था, टाउ बराबर म्यू डी अपान डी वाई, न्यूटन फ्लॉ विस्कोसिटी से निकल के आता है। म्यू की वैल्यू 1 है, डी यू की वैल्यू 2 थी, डी वाई को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था यहाँ पर 0.02, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। डोंट गेट कंफ्यूज, बहुत आसान है, रिपीट कर लीजिए। सरफेस टेंशन है द यूनिट, जो सरफेस टेंशन होता है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, जो कि फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फ्लूइड चेंजेस द वॉल्यूम अंडर एक्सटर्नल प्रेशर, यदि फ्लूइड वॉल्यूम को चेंज कर रहा है, फ्लूइड क्या है, वॉल्यूम को चेंज कर रहा है प्रेशर लगाने पर, तो क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी होगी, वो कंप्रेसिबिलिटी होती है। कंप्रेसिबिलिटी आपने पढ़ा भी है, कंप्रेसिबिलिटी आपने पढ़ा तो मैंने एक सिलेंडर का एग्जांपल लेके बताया था कि जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, फ्लूइड चेंजेस द वॉल्यूम, फ्लूइड क्या वॉल्यूम को चेंज करता है अंडर एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी होती है। अब आपके मन में कुछ सवाल आएगा, सर फ्लूइड तो कंप्रेसिबल नहीं होता। भैया जो फ्लूइड होता है इसमें लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है। तो लिक्विड को हम मानते हैं कि इनकम्प्रेसिबल है, लेकिन जो गैस होता है वो कंप्रेसिबल होता है। गैस क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। तो लिक्विड में तो कुछ नहीं होता, लेकिन गैस के केस में जैसे सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर में गैस भरी हुई है, पिस्टन लगा हुआ है, इसमें कुछ वॉल्यूम भी था, पहले प्रेशर पी था, डेंसिटी रो थी। अब यहाँ पर आप प्रेशर बढ़ाएंगे, पी से आपने डीपी प्रेशर कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम क्योंकि कंप्रेस हो रहा है, तो गैस में गैस कंप्रेसिबल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फॉर अ फ्लूइड वॉल्यूम पर यूनिट मास, फॉर अ फ्लूइड वॉल्यूम पर यूनिट मास, ये क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है आपका, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, मास पर यूनिट, वॉल्यूम पर यूनिट मास होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास होता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है ना, और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर, जिसका आप निकालना चाहते हैं उसका अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर, स्टैंडर्ड फ्लूइड में वाटर ही लेते हैं। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो विस्कोसिटी क्या होगी। सबसे पहले तो आप ये जानो विस्कोसिटी किसकी वजह से होती थी, कोहेजन की वजह से होती थी। अब आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो पानी के बीच के लिक्विड के बीच जो कोहेजन फोर्स है वो कम होगा, क्योंकि बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड विल ब्रेक, बॉन्ड टूटते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से। जब बॉन्ड टूटेंगे तो कोहेजन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कोहेजन कम होगा, कोहेजन कम होगा तो विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी, विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है भैया, डिक्रीज होती है। समझते हैं, विस्कोसिटी का मतलब ये होता है फ्लूइड के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो फ्लूइड को बहने से रोकती है। अब फ्लूइड को बहने से कैसे रोकती है, जब फ्लूइड के पार्टिकल होते हैं तो इन पार्टिकल के बीच में क्या होता है, एक फोर्स काम करता है, अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज नोन एज
कोहेजन होता है, कोहेजन एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब एक कोहेजन क्या होगा, एक कम होता जाएगा, कोहेजन कम होगा तो स्पीड से फ्लो होंगे, बहेंगे, यानी विस्कोसिटी डाउन हो जाएगी, विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट वेरिएबल ऑफ आइडियल गैस आर चेंजिंग ड्यूरिंग इट फ्री एक्सपांशन। चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, इसको अपन वहीं देखेंगे। इसका हालांकि आंसर जानना चाहो तो प्रेफर वैल्यूम होगा इसका। एफएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं। एन आइडियल फ्लूइड, कोई फ्लूइड आइडियल फ्लूइड है, ऑन विच ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, क्या हुआ, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल होता है, वेरी विस्कस होता है, फ्रिक्शनलेस एंड विस्कस होता है। तो पहली बात तो जो आपका आइडियल फ्लूइड होता है उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो विस्कस वाला ऑप्शन खत्म, विस्कस वाला ऑप्शन खत्म, और ए भी ऑप्शन खत्म। विस्कोसिटी नाम की चीज़ ही नहीं होती फ्लूइड के अंदर, आइडियल फ्लूइड के अंदर। वो फ्रिक्शनलेस होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। विस्कोसिटी 0 होती है, सरफेस टेंशन 0 होता है, शियर स्ट्रेस 0 होता है वहाँ। क्वेश्चन नंबर 1 का बी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स टू, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होती है वो किस पे रिलेट करता है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, विस्कोसिटी एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, अमॉन्ग शियर स्ट्रेस, विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर, नॉन ऑफ दीज। कौन सा आंसर करेक्ट होगा। पहली बात तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डायरेक्ट आता है कि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डी अपॉन डी वाई, यानी एंगुलर डिफॉर्मेशन। ये क्या होता है, एंगुलर डिफॉर्मेशन। आपको मैंने डायग्राम में बताया भी था कि डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है, एंगुलर डिफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के फंक्शन कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है ना, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स विस्कोसिटी एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। अब यहाँ देखिए, अब टाउ बराबर ए प्रोपोर्शनल हटाए म्यू और डी यू अपॉन डी वाई, यानी डी थीटा अपॉन डी टी आता था। अब यहाँ देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी किससे रिलेट कर रहा है, खुद ही आप देखो अपने आंखों से। एक तो आपका विस्कोसिटी से, दूसरा एंगुलर डिफॉर्मेशन से, दो चीज़ से रिलेट करता है। यहाँ तो टेम्परेचर की बात ही नहीं आ रही है, टेम्परेचर की बात ही नहीं आ रही है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया ना। फिर प्रेशर की भी बात नहीं आ रही है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, क्योंकि विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन पर। इन एमकेएफ ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, द यूनिट फॉर एमकेएफ ग्रेविटेशनल सिस्टम, यानी एमकेएफ सिस्टम में बताइए यूनिट क्या होगी। एमकेएफ ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, द यूनिट फॉर इज, मतलब क्या, क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है मेरे को। मास की यूनिट पूछा है दरअसल, है ना, क्वेश्चन में टाइपिंग में गलत है, मास की यूनिट पूछा है। एमकेएफ सिस्टम में जो मास की यूनिट होती है क्या होती है। एमकेएफ सिस्टम में जो लेंथ होता है अपन मीटर में होता है, मास अपना किलोग्राम में होता है, अपना टाइम जो होता है सेकंड में होता है। एमकेएफ सिस्टम के अंदर लेंथ जो होती है अपनी मीटर में होती है, मास किलोग्राम में होता है, टाइम सेकंड में होता है। तो मास किलोग्राम में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, for a fluid the shear stress was found to be directly proportional to the rate of angular deformation, the fluid is classified। उस फ्लूइड को आप क्या बोलेंगे, उस फ्लूइड को आप क्या बोलेंगे, द फ्लूइड, फॉर अ फ्लूइड द शियर स्ट्रेस वाज फाउंड, उस हमारे पास फ्लूइड था, फ्लूइड में मैंने देखा कि जो शियर स्ट्रेस उसमें था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के। गजब की बात है भैया, इसके प्रोपोर्शनल में था। क्या बोल रहा है कि फ्लूइड था, उसमें जो शियर स्ट्रेस था ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के। भैया इसका मतलब ये होता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर रहा है, तो न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाएगा। कौन सा फ्लूइड हो जाएगा, न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाएगा। ठीक है, नॉन न्यूटोनियन जो होता है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता वो नॉन न्यूटोनियन होते हैं। आइडियल फ्लूइड तो आपने पढ़ ही लिया कि इनकम्प्रेसिबल होता है, फ्रिक्शनलेस होता है, शियर स्ट्रेस 0 होता है, विस्कोसिटी 0 होती है, सरफेस टेंशन 0 होता है। अब ये आपका थियोसोट्रॉपिक एक नया शब्द आया है। जो आपके नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं ना, इनको स्टडी करने वाली एक ब्रांच होती है, दैट इज ना रियोलॉजी। इसमें फ्लूइड को क्लासीफाई किया गया है।
एक होता है आपका टाइम डिपेंडेंट, एक होता है डिफॉर्मेशन डिपेंडेंट। तो जो डिफॉर्मेशन डिपेंडेंट होते हैं, डिफॉर्मेशन पर डिपेंड करते हैं, फ्लूइडोप्लास्टिक, डायलेटेंट और बिंघम में कन्वर्ट क्लासीफाई किए गए हैं। जो टाइम पर डिपेंड करते हैं थिक्सोट्रॉपिक और रियोपेक्टिक में क्लासीफाई किए गए हैं। तो नॉन न्यूटोनियन टाइप ऑफ फ्लूइड का एक टाइप होता है थिक्सोट्रॉपिक। द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड विच डिटरमाइंस its resistance to shearing stress. The property of fluid which determines its resistance. फ्लूइड की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करती है। विच डिटरमाइंस इट्स रेजिस्टेंस टू shearing stress। वो क्या होता है? फ्लूइड की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो shear stress के रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करती है। वो आपका होता है विस्कोसिटी। जब फ्लूइड की लेयर एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर चलती है तो आपस में क्या लगता है? shear stress लगता है। shear stress लगता है जो कौन डिफाइन करता है? जो कि डिफाइन करता है विस्कोसिटी। कौन डिफाइन करता है? विस्कोसिटी। इफ द डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज डबल, कैपिलरी ट्यूब का हमने डायमीटर डबल कर दिया तो कैपिलरी राइज क्या होगा? पता है कि H बराबर होता है 4 सिग्मा काफ थीटा पान रो जी डी, यानी H इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d होता है ऐसे। आपने देखा कि यदि आपने D बढ़ाएंगे, यदि आपने D बढ़ाया, D यानी डायमीटर ऑफ द ट्यूब, डायमीटर ऑफ द ट्यूब छोटा होगा तो क्या होगा? कैपिलरी राइज ज़्यादा होगा। डायमीटर ऑफ ट्यूब बड़ा होगा तो कैपिलरी राइज कम होगा। यानी जितने अमाउंट से आप इधर कैपिलरी ट्यूब को बढ़ाएंगे, इसमें डबल कर देंगे तो कैपिलरी राइज उसी रेट से डाउन होगा, है ना। तो डायमीटर आपने डबल कर दिया तो ये जो आपका कैपिलरी राइज होगा ये हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, जितना इधर से गुना बढ़ाएंगे उतना इधर से कम होता जाएगा। फ्लो ऑफ फ्लूइड टेक प्लेस ड्यू टू, फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या हो? मतलब जो फ्लूइड होता है वो फ्लो क्यों होता है, क्यों बहता है? विस्कोसिटी भैया बहने तो रोकती है तो कोई रीजन नहीं है, कंप्रेसिबिलिटी कोई रीजन नहीं है, सरफेस टेंशन कोई रीजन नहीं है। सरफेस टेंशन तो एरिया को मिनिमाइज करता है, सरफेस एरिया को। ये होता है डिफॉर्मेशन अंडर shear स्ट्रेस। फ्लूइड फ्लो होगा तो इन्हें डिफॉर्म कर रहा है क्योंकि shear फोर्स उस पर काम करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, द बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड इज गिवन इज 25 गीगा पास्कल। व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी? पास्कल इनवर्स में कंप्रेसिबिलिटी पूछा हुआ है। आपको पता है? नहीं पता ना। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? 1/k होता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस की यूनिट क्या होती है? Nm/m²। Nm/m² को लिख देते हैं पास्कल में। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा? कंप्रेसिबिलिटी आपका पास्कल इनवर्स हो जाएगा। पहले तो यूनिट कन्फर्म हो गई आपको, ये क्या होगा? पास्कल इनवर्स हो गया। अब 1 गीगा पास्कल में कितना होता है पहले ये भी जान लीजिए। 1 गीगा पास्कल कितना होता है? 10⁹ पास्कल के बराबर होता है। 10⁹ पास्कल के बराबर होता है। 10⁹ पास्कल के बराबर होता है। तब बल्क मॉडुलस आपको दिया है, कंप्रेसिबिलिटी फाइंड आउट करना था। तो बीटा बराबर क्या होता है? 1/k। तो 1/k कर लेते हैं। 1/k यानी 25, 1/25 आ गया। गीगा पास्कल का मतलब क्या हुआ? 10⁹, है ना। 10⁹ अपन और लिख लेंगे यहाँ पास। ठीक है भैया, अब इसको फॉलो करिए। 1/25 इंटू 10⁹ हो गया। अब इसको कैसे फॉलो करेंगे? अपन एक काम करते हैं, इसको फॉलो करने के तरीके ऐसे ढूंढते हैं। अपन 100 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 100/25 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 10⁻2 हो जाएगा 100। तो 10⁹ और 10⁻2 यानी 10⁹ इंटू 10⁻2 कितना? 10⁻11 हो जाएगा। तो 100/25 इंटू 10⁻11, 25 चौको 100, 4 इंटू 10⁻−11 हो जाएगा। क्योंकि 10⁻11 ऊपर नीचे प्लस में तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। तो 4 इंटू 10⁻−11, 4 इंटू 10⁻−11, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी बराबर होता है, बीटा बराबर होता है 1/k, के की यूनिट होती है Nm/m²। बल्क मॉडुलस होता है 1 Nm/m² बराबर पास्कल होता है, तो पास्कल इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, हमने देखा कि 1/k लिखा हुआ, तो 1/25 गीगा पास्कल में क्या हो जाएगा? 10⁹ आ जाएगा। 1 गीगा पास्कल में 10⁹ होता है पास्कल।
इतना आ गया, ऊपर मैंने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका कुछ इस तरीके का एम्फर निकल के आ जाएगा। बहुत बेहद आसान था। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? न्यू होता है। न्यू क्या होता है? म्यू अपॉन रो। डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या आता है? यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड आता है। सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड यूनिट आती है, ये आप डिराइव करके देख सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर। इसको मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड भी लिखते हैं। ठीक है, इसके यूनिट को स्टोक भी बोलते हैं। ठीक है, 1 स्टोक इक्वल टू कितना होता है? आप लोग बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन द पॉइस। पॉइस में किसको मेजर करते हैं? डायनेमिक विस्कोसिटी को। डायनेमिक विस्कोसिटी को पॉइस में, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को स्टोक में। क्वेश्चन नंबर लिखा 11। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फ्लूइड। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस एक्सप्रेशन को करेक्ट बताइए। कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस के बीच में? कंप्रेसिबिलिटी को सी से रिप्रेजेंट किया गया है, बल्क मॉडुलस को के से। आप बताइए कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट होगा, बताइए भैया, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अभी मैंने बताया था ये आपका होता है कि फी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/k होता है, तो ये आपका होगा फी नंबर, ये आपका होगा फी नंबर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डेंसिटी ऑफ द गैस। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, बार बार सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। इससे पता चलता है कि जितने भी इजी एंड मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है आपको 5 बार करके जाना चाहिए। कैसे भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप टिक कर देंगे, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे ना वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने अच्छे से बताया था आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डेंसिटी ऑफ द गैसेस। डेंसिटी ऑफ गैस के बारे में कौन सा सही नहीं है? अब इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद पढ़ेंगे इसको। डेंसिटी ऑफ गैस के बारे में बताया था मैंने आपको, क्या बताया था कि जो डेंसिटी ऑफ गैस होती है, मैंने डिराइव करवाया था ना आइडियल गैस इक्वेशन से। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? रो। यानी ये वाला एक रिलेशन मैंने बताया था। दूसरा मैंने बताया था, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, जस्ट अ मिनट। जो डेंसिटी ऑफ गैस होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है P के बराबर, एक मैंने बताया था। और डेंसिटी ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/T के बराबर। ये मैंने 2 एक्सप्रेशन, 2 रिलेशन मैं आपको बता दिया था। ठीक है, अब इसमें क्या था कि यदि आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम होगी, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम होगी। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, प्रेशर को कम करेंगे तो डेंसिटी कम होगी। यहाँ से निकल के आया था। टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम होगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। ये रिलेशन मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आप में से कितनों को याद है, कितनों को याद नहीं है, मेरे को नहीं पता। ये मैंने बताया था ना। तो यहाँ पर लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डेंसिटी ऑफ द गैसेस। बोलेंगे फिर रिलेशन कहाँ से आपने लाया था? मैंने आपको बताया था PV बराबर होता था MRT, ये होता था। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिलेशन डेवलप किया था। यदि नहीं पता है लेक्चर को रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नहीं तो एक्सप्रेशन डायरेक्टली याद रखिए, नहीं पढ़े हैं तो। अब प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। डेंसिटी ऑफ द गैसेस क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, बिल्कुल सही, प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। डेंसिटी ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम प्रेशर, बिल्कुल ये भी सही होगा। और डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा सॉरी, ये जो प्रेशर है यहाँ पास है टर्म नहीं होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम था। ठीक है, कि अब यहाँ पास क्या था, देखो डेंसिटी ऑफ गैस क्या लिखा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब यहाँ पास क्या था, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होती थी, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये था। ये प्रेशर यहाँ पास नहीं होगा, यहाँ पास ये वाला प्रेशर यहाँ पास आएगा। ठीक है, देखिए डेंसिटी ऑफ गैस के बारे में, जो गैस होता है, गैस की डेंसिटी होती है प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होती है, निकल के आ गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, यहाँ से निकल के आ गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बढ़ाएंगे
तो डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम कम करेंगे डेंसिटी ज़्यादा होगी। डू नॉट डिपेंड अपॉन प्रेफरेंस टेम्परेचर, भैया डिपेंड कर रही है, आंखों आंखों पे देख रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी गलत होगा गैस के बारे में। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ गैस, आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो विस्कोसिटी ऑफ गैस क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी क्या होगी, बताइए फटाफट बताइए, विस्कोसिटी ऑफ गैस क्या होगी। देखो आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो गैस, पहली बात तो जो गैस के बीच जो विस्कोसिटी होती है वो रैंडम मोशन की वजह से होती है। रैंडम मोशन करते हैं और रैंडम मोशन करके अपनी वेलोसिटी डाउन कर लेते हैं, तो उनकी विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है, यानी वो भाग नहीं पाते हैं। तो जब इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा इनके क्या होंगे, और ज़्यादा कूदेंगे, बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन करेंगे। जब बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन करेंगे तो वेलोसिटी डाउन होती जाएगी, वेलोसिटी डाउन होगी ना, वो भाग नहीं पाएंगे पार्टिकल, तो क्या है, विस्कोसिटी बढ़ रही है, विस्कोसिटी अब गैसेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इंक्रीजिंग होता है। सी नंबर। कैलकुलेट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, कैलकुलेट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसमें कैलकुलेट करना है, स्टोक में। ऑफ द फ्लूइड इफ द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज 0.5 ट्वाइस स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको निकालनी है, आपको डायनेमिक विस्कोसिटी आपको दिया फ्लूइड का 0.5 ट्वाइस और आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 0.4। बहुत आसानी से निकालेंगे। म्यू बराबर क्या होता है, म्यू अपान रो, यानी हमें म्यू तो दिया है, हमें रो निकालना पड़ेगा, रो यानी डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। अब डेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जिस फ्लूइड की आप निकाल रहे हैं, ठीक है, उस, और अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड यानी वाटर। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, वाटर, उसका कितना होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000 पर मीटर क्यूब आ जाएगा यहाँ पास। आपको डेंसिटी कितना दिया है, डेंसिटी की वैल्यू पुट करो, डेंसिटी की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा भैया 0.4 आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा, जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आप निकालेंगे ये आ जाएगा 400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये 400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गया, 400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गया। आपको क्या दिया था, आपको विस्कोसिटी 0.55 ऑलरेडी दे रखा है, 0.55 आपको ऑलरेडी दे रखा है। अच्छा आपको पता है क्या 1 पाइप इक्वल टू कितना होता है भैया, 1 पाइप इज इक्वल टू कितना होता है 0.1 न्यूटन सेकंड अपान मीटर स्क्वायर। तो अब एक पाइप बराबर होता है, तो 0.55 बराबर क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.1 इंटू 0.5, ये आपका आ जाएगा 0.05 न्यूटन सेकंड अपान मीटर स्क्वायर। 1 पाइप बराबर आपको इतना दिया था, कंफ्यूज ना हो तो इसलिए मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से। देखो 1 पाइप बराबर क्या होता है, ये आपका होता है 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो 0.5 है तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05 आ जाएगा, 0.05 आ गया, ठीक है। तो न्यू बराबर क्या होता है आपका, म्यू अपान रो। तो न्यू बराबर क्या है, म्यू कितना है आपका, म्यू आपका है 0, ये निकल के आ गया था ना, कितना आया था 0.05, डेंसिटी कितनी आ गई थी 400, यही आई थी, कोई इशू नहीं है, नहीं है भैया। अब इसको क्या करते हैं सॉल्व। कैसे फॉलो करेंगे, इसको लिख सकते हैं 5 अपान, विदाउट कैलकुलेटर एग्जाम में करना पड़ता है ना, जेई वाले एग्जाम में, तो 5 अपना है, ये 400 है, नीचे कितना आ जाएगा 10 की पावर 2 आ जाएगा, 10 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा और अच्छे फॉलो करना सीख लीजिए। एक इसका लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। 5 अपान 4 का भाग देंगे, 5/4 करेंगे आप, तो ये आएगा 1.25, कर सकते हैं, बिल्कुल ये पता होगा ना आपको, है ना, 4 सवाए 5 जो होता है, तो 1.25 इंटू ये 10 की पावर 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -4। काइनेमेटिक विस्कोसिटी है मीटर स्क्वायर अपान सेकंड में आएगा, मीटर स्क्वायर अपान सेकंड में, ठीक है भैया, मीटर स्क्वायर अपान सेकंड में आएगा, इतना आ गया। अब अभी बताइए ये कितना होता है, 1.25 था इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर अपान सेकंड, ये आपका होता है किसके बराबर होता है, स्टोक के बराबर होता है,
1 स्ट्रोक बराबर इतना होता है, 1 स्ट्रोक बराबर इतना ही होता है, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। तो न्यू बराबर 1.25 स्ट्रोक्स, ये आपका आ जाएगा 1.25 स्ट्रोक्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन था, आप लोग इन्हों करिएगा, रिपीट करिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। 1.25 स्ट्रोक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लूइड इज गिवन। कंप्रेसिबिलिटी इस बार दिया, बल्क मॉडुलस आपसे पूछा हुआ है। कंप्रेसिबिलिटी दिया है, बल्क मॉडुलस पूछा है। बीटा बराबर क्या होता है, 1/k। बीटा क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी, के होता है बल्क मॉडुलस। यू कैन राइट इट के बराबर 1/बीटा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1/5 × 10⁻⁻11 है, यही दिया हुआ है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 10/5 × 10⁻10 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, कर सकते हैं ना। ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 5 दूना 10, 2 × 10⁻10 आ जाएगा, 2 × 10⁻10। नहीं, ये -10 है अपना, यहाँ पर अपना -10 है। जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके दोबारा से बता देता हूँ आपको। बहुत आसान है, आप लोग कैलकुलेट करिए, है ना। देखिए क्या होता है, मैं आपको बता रहा था ना, के बराबर 1/बीटा, 1/5 × 10⁻11 दिया था, है ना, पास्कल इनवर्स वही। अब इसको सॉल्व करना है। आप एक काम करिए, इसको शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट ऐसे करते हैं, ऊपर चला जाएगा 10⁻11, तो ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10⁻10 लिख सकते हैं, 10 × 10⁻10 लिख सकते हैं इंटू 5, तो कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻10 आ जाएगा। ऐसे लिख दिया हमने। आपको पता है 2 × 10⁹ इंटू 10 लिख सकते हैं ऐसे, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 × 10⁹ आ जाएगा। अब 10⁹ क्या होता है ना, 1 गीगा पास्कल बराबर क्या होता है, 10⁹ पास्कल। 1 गीगा पास्कल क्या होता है आपका, 10⁹ पास्कल होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, 1 गीगा पास्कल, यानी 20 गीगा पास्कल आ जाएगा। 20 गीगा पास्कल, 20 गीगा पास्कल क्या आ गया, बल्क मॉडुलस, ऑप्शन नंबर सी, है ना। गीगा पास्कल में पूछा था ना, गीगा पास्कल में। तो सोचेंगे सर आपने कैसे कन्वर्ट कर दिया गीगा पास्कल में, भैया दिया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन ने पहले से पूछा कि भैया बल्क मॉडुलस बताना गीगा पास्कल में, इसलिए मैंने तोड़ मरोड़ को गीगा पास्कल में निकाला है, 20 आ जाएगा। चलिए बताइए इसका क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट है बल्कि लिस्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट इज 0.075 mm। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, डेवलप्ड इन द ड्रॉपलेट बाय सरफेस टेंशन इतना। अब यहाँ पास ड्रॉपलेट की बात हो रही है, वाटर ड्रॉपलेट की बात हो रही है। सोप नहीं दिया तो अपने वाटर ड्रॉपलेट ही मान के कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आपको वाटर ड्रॉपलेट दिया हुआ है, मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था। ये वाटर ड्रॉपलेट है, थोड़ा कॉन्सेप्ट में बात करेंगे, इसके बाद हम समझाएंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट यदि क्लास देखें तो रिपीट हो जाए। ये आपका क्या है, वाटर ड्रॉपलेट है। इस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर क्या होता है, बाहर एयर होती है, अंदर क्या होता है भैया, वाटर होता है। बाहर एयर, अंदर वाटर होता है। तो यहाँ पास एक लेयर बन रही है, एक इंटरफेस बन रहा है। ये जो इंटरफेस बन रहा है ना, ये जो आपका इंटरफेस बन रहा है, ये क्या है भैया, एक इंटरफेस बन रहा है। इंटरफेस क्या डिफाइन कर रहा है, कुछ पता चल रहा है आपको, एक इंटरफेस है। ये इस इंटरफेस में सरफेस टेंशन कहाँ लगता है, सरफेस टेंशन कहाँ लगता है, उस इंटरफेस में जिसके पहली तरफ दूसरा फ्लूइड हो, पहले तरफ एयर है, दूसरी तरफ वाटर है, इसमें क्या लगेगा, सरफेस टेंशन लगेगा। और इसके अंदर कुछ प्रेशर क्या है, पी है। द डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट, इफ ड्रॉपलेट का डायमीटर कितना दिया हुआ है, 0.075 mm ड्रॉपलेट का डायमीटर दिया हुआ है। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर निकालना है, अंदर जो प्रेशर लग रहा है ना उसकी इंटेंसिटी निकालनी है। सरफेस टेंशन कितना लग रहा है ये भी दिया हुआ है आपको।
0.00075 न्यूटन अपान mm ए दिया है। आपको इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर निकालना है। कैसे निकालोगे इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर? हमने कॉन्सेप्ट बताया था ना, कैलकुलेशन ऑफ, क्या निकलवाया था? कैलकुलेशन ऑफ सरफेस टेंशन में कॉन्सेप्ट बताया था कि जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर आया था, है ना, पी की जो वैल्यू आती थी इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, कितना आता था वो आपका 4 सिग्मा अपान डी होता था। 4 सिग्मा अपान डी। वाटर ड्रॉपलेट के लिए 4 सिग्मा अपान डी ही होता है ना, 4 सिग्मा अपान डी होता है। ठीक है, ये जब 4 सिग्मा अपान डी होता है तो वैल्यू पुट कर दीजिए, आ जाएगा P बराबर 4 इंटू सिग्मा क्या है 0.000 3 जीरो है 4 जीरो इंटू 75 अपान डायमीटर में कितना है 0.075 mm। प्रेशर की यूनिट तो आ जाएगी न्यूटन पर, किस में आएगा mm स्क्वायर में आ जाएगा ना, mm स्क्वायर में, क्योंकि सरफेस टेंशन भी आपका किस में है, ए आपका mm में है, ए आपका न्यूटन अपान mm में, तो न्यूटन अपान mm स्क्वायर में आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, ये 4 तो 4 ही हो जाएगा, ये कितने कैंसिल हो जाएंगे आपके 0.3 2 2 4 2 6 3, इसमें 6 डेसिमल के बाद 6 डिजिट है, इसमें 3 है तो 3 बचेगा, तो 10⁻³ न्यूटन अपान mm स्क्वायर आ जाएगा। इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा ना mm स्क्वायर। लेकिन आपने पूछा किस में भैया, सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है। जो प्रेशर आपको निकालना है न्यूटन अपान सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं भैया 10 mm होते हैं, तो 1 mm में कितना हो जाएगा 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो P बराबर आपका हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ अपान 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, यही होगा, यही हो जाएगा ना। तो P बराबर आपका हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ अपान 10⁻², यानी 4 इंटू 10⁻1 अपान 4 अपान 10, यानी 0.1 अपान न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, यहाँ पर सेंटीमीटर लिख लेना। तो 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप पता है आपको ये रिलेशन आपने पता था कि ड्रॉपलेट वाला रिलेशन क्या था, P बराबर 4 सिग्मा अपान डी आता है ना। सिग्मा क्या सरफेस टेंशन, डी क्या है जो ड्रॉपलेट है उसका डायमीटर, P क्या है उसका जो अंदर प्रेशर लग रहा है। ठीक है, वैल्यू पुट करके आप निकाल लेंगे, थोड़ा बहुत कन्वर्जन तो बन ही जाएगा। तो कितना आ रहा है 0.4 आ रहा है, 0.4। तो बहुत ही आसानी से आपने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपसे 4 बबल पूछता तो क्या होता, 8 सिग्मा अपान डी आता है ना, 8 सिग्मा अपान डी। आपसे जेड के बारे में पूछता तो 2 सिग्मा अपान डी आता है। 3 याद रखना है आपको, एक तो वाटर का 4 सिग्मा अपान डी, सोप का ये होता है 8 सिग्मा अपान डी, जेड का 2 सिग्मा अपान डी। तो चैप्टर 1 आपका कंप्लीट होता है गाइज। मैंने आपके सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से करवा दिए हैं। फिर भी यदि आपको कहीं कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी होती है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, आप हमें व्हाट्सअप करिएगा। आप द सिविल पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग कोर्सेज को चॉइस कर सकते हैं, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।